हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। अब तक हमने देख लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पूरा पाथ देख लिया है, उसके ग्लैंड्स देख लिए, लेकिन अब अपनों को करना क्या था, मेनली डाइजेशन करना था। तो आज हम बात किसकी करेंगे, डाइजेशन की। और किसके थ्रू होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की। जब पूरे पाथ में फूड सर्वाइव करेगा तो कहाँ कहाँ उसका क्या हाल होगा, वो बात अपने करने जाना है। तो ध्यान से देखना, बोर्ड पे हेडिंग लगा लो, डाइजेशन ऑफ फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ध्यान से देखना, डाइजेशन की बात कहाँ करेंगे अपने, बक्कल कैविटी में। किसमें, बक्कल कैविटी में। और हम इसको क्या कहते हैं, मुख गुहा। क्या कहते हैं, मुख गुहा बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, भोजन अपने ग्रहण किया है, ठीक है ना। तो मुख गुहा में, बक्कल कैविटी में मेनली दो काम होंगे, दो प्रोसेस होगी मेनली। कौन कौन सी, एक होगा मैस्टिकेशन यानी कि उसको चबाना, दांतों के थ्रू चबा चबा के उसका मतलब कहते हैं ना एकदम दबा के पीस देना। और दूसरा क्या है, उसको निगलना। तो हम चबाएंगे भोजन को चबाएंगे तो हमें किस किस की आवश्यकता होगी, लार की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके थ्रू ही तो वो क्या है कि इजी हो जाएगा चबाना। तो ध्यान से देखना। और लार कहाँ से आएगी, लार ग्रंथियों से। तो बात किसकी कर रहे हैं, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में जब भोजन आएगा तो यहाँ पे टू टाइप का होगा। कौन सा, यांत्रिक और रासायनिक। यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल और रासायनिक यानी कि केमिकल। तो ध्यान से देखना कौन कौन से काम होंगे। बात किस में कर रहे हैं, बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में। मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मुख गुहा में। हेडिंग लगा लेना, मुख गुहा में पहला। अब बात कर रहा हूँ मैं मुख गुहा में। तो मुख गुहा में क्या है, लार होती है। लार के अंदर होता क्या क्या है, लार सलाइवा होती है ना, सलाइवा यानी कि लार। तो लार में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघटय, इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एमाइलेज और टाइलिन भी हो सकता है। और क्या होता है, लाइसोजाइम। कौन सा, एमाइलेज, टाइलिन और कौन सा होता है, लाइसोजाइम। ठीक है, ये क्या है कि तीन एंजाइम है। और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, ध्यान से देखना, Na+, Cl-, K+ और HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट। ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये क्या है, एंजाइम है। अब बात करनी है कि भाई एंजाइम का क्या काम है और इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है। तो ध्यान से देखना, मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है, समझ में आना चाहिए। साइड में लिख दूंगा मैं इसको। जब भोजन हम ग्रहण करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। और पाचन करेगा कौन, एमाइलेज या टाइलिन। और एक बात मैं आपको और बता दूं जो आपकी बुक में नहीं है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, कि जो पका भोजन होता है, जिसे हम पका कर खाते हैं, उस पर सामान्यतः टाइलिन काम करता है। हालांकि लार में दोनों ही होते हैं, एमाइलेज और टाइलिन दोनों एक ही हैं, लेकिन टाइलिन क्या है, एक अलग वर्गीकरण हो गया इसका। तो पका हुआ भोजन होता है, उस पर कौन सा एंजाइम काम करता है, टाइलिन। और जो कच्चा भोजन होता है, जैसे अपने फल खाते हैं और भी जैसे कोई सलाद खा लिया, तो उनमें क्या है कि एमाइलेज काम करता है ज़्यादा। तो ध्यान से ऐसे लिख लेना साइड में, पका भोजन, जैसे कि कुक्ड फूड और रॉ पे कौन काम करता है, एमाइलेज। और कुक्ड पे फोन करता है टाइलिन। ठीक है, इतनी बात समझ गए हो। अब बात कर रहे हैं अपने मुख में पाचन की। पहली बात क्या है कि दो काम कौन से मुख में,
एक तो क्या है चबाना, और चबा चबा के जब लार से हम इसको चबाएंगे लार की सहायता से, तो वो चबाए हुए कण क्या है चिपक जाएंगे लार की सहायता से। लार के हेल्प से, सलाइवा के हेल्प से जो चबाए हैं हमने, मैस्टिकेशन किया है, फिर क्या है वो गोल गोल बॉल जैसा हो जाएगा। तो फिर हम उस भोजन को क्या कहेंगे, बोलस। क्या नाम दे दिया, बोलस। ये ध्यान रखना, बोलस करेंगे, बोलस बना लिया। अब उसको बोलस बना लिया है, ये क्या हो गई मैकेनिकल बात। अब बात करते हैं अपने केमिकल की। मैंने अभी बताया था कि बक्कल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट का किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। तो कितना होगा ये भी ध्यान रखना है। पूरे आहार नाल में ऐसा तो नहीं है कि 100% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुख में कर दिया है, यानी कि बक्कल कैविटी में कर दिया है, बाकी का डाइजेशन आगे कुछ नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट में, ऐसा तो नहीं। आगे तो केवल अवशोषण है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख में क्या है, कुछ भाग होता है कार्बोहाइड्रेट के, कुछ भाग का डाइजेशन मुख में होता है, बाकी आगे आमाशय में होता है, ऐसा है। तो ध्यान से देखना कि 30% कार्बोहाइड्रेट, 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में। आप ध्यान से देखना, एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किस पे वर्क किया, कार्बोहाइड्रेट पे किसने वर्क किया, एमाइलेज, और क्या कह सकता हूं टाइलिन। और पीएच कितनी होगी, पीएच होगी 6.8, 6.8 पीएच होगी। नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो किस में बदल देगा, डाइसैकेराइड माल्टोज में बदल देगा। ये क्या है, कार्बोनेट, ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट, ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और लार्ज इन साइज है। तो पहले अपन ने इसे थोड़ा छोटे फॉर्म में तोड़ा है, कन्वर्ट किया है, फिर मैं उसे और थोड़े छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये किस में आ जाएगा, लास्ट में ग्लूकोज में, मोनोसैकेराइड में आ जाएगा, फिर इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को मैंने अब किस में चेंज कर दिया है, डाइसैकेराइड। किस में, डाइसैकेराइड माल्टोज। समझ गए इतनी बात को। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, इस फूड को बोलस कह रहे हैं, ध्यान से। और कितने % कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन हुआ है, 30% कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन हुआ है। और पका भोजन यानी कुक्ड फूड पे कौन करता है, टाइलिन। और कच्चा भोजन रॉ फूड पे कौन करता है, एमाइलेज। और पीएच कितनी होती है, 6.8। तो एमाइलेज और टाइलिन की तो बात कर ली है। अब बात किसकी करनी है, लाइसोजाइम। किसकी, लाइसोजाइम की। लाइसोजाइम होता है, वो क्या करता है कि हमारे फूड में बैक्टीरिया भी तो आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा फूड एकदम फ्रेश है, हमारे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। वो जब हम भोजन हमारा थाली में होता है, परात में होता है, प्लेट में होता है, तो वहाँ पे उस पर कुछ लग जाते हैं बैक्टीरिया। तो लाइसोजाइम क्या करता है कि उन जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को ऊपर पहुँचा देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। और मैंने बात कर रहा था इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने आपको बताया था बाइकार्बोनेट। क्या बताया था, बाइकार्बोनेट। ये क्या करता है कि फूड में जो एसिडिक, फूड का जो एसिडिक नेचर होता है ना, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। फूड की अम्लीय प्रवृत्ति को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। जिससे क्या है कि हमारे मुख को कोई, यानी कि बक्कल कैविटी के अंदर की जो लेयर है ना, सरफेस है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अगर वो एसिडिक होगा ना, तो हमारे क्या है कि माउथ में, बक्कल कैविटी में क्या हो जाएंगे, खराबी आ जाएगी। मतलब क्या है कि अल्सर जैसा हो जाता है ना, वो तो अल्सर तो पेट में होता है, लेकिन मुख में क्या है, ऐसे घाव टाइप हो जाएंगे। तो उससे ये बचाएगा। और दूसरा क्या है कि SCO3 होता है ना, लार में क्या है, म्यूकस भी होती है। तो म्यूकस क्या होती है कि एसिडिक नेचर से भी बचाती है। इतनी बात अपने को समझ में आ गई है कि भाई माउथ में क्या क्या होता है, मैस्टिकेशन और स्वेलिंग। मैस्टिकेशन करना है तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस में कौन सा कर लिया, 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर दिया और किस में बदल दिया, डाइसैकेराइड में, माल्टोज में बदल दिया। अब मैं इसको आगे अलग करूँगा ना डाइजेशन स्टोमच और में, तो वहाँ पे इसका पूरा कर दूंगा, यानी कि इसको मैं किस में बदल दूंगा, मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज। इतनी बातें ध्यान रखनी है। मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा,
आपको बात समझ आनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? अब चलते हैं आगे। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। जो ये छोटी सी रिएक्शन बनाई थी ना मैंने, कार्बोहाइड्रेट पे एमाइलेज या टाइलिन वर्क करता है तो डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिख लेना थोड़ा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलाइट और का याद रखना थोड़ा, उससे क्या है कि फायदा ही रहेगा, घाटा थोड़ी ना रहेगा। अब बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा? इसोफेगस में, क्योंकि जो बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में तो वो ऐसी खास बात नहीं है। फेरिंग्स तो क्या है, पाथ दे रहा है जो इसोफेगस तक लेके जाएगा। अब बात कर रहा हूँ मैं इसोफेगस की। इसोफेगस में भी इतनी कोई खतरनाक बात नहीं है। जो वो बोलस था ना, वो कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर क्या होती है? पेरिस्टालसिस मोशन, क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके थ्रू ये कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? बोलो बोलो। मैंने पाथ बताया था आपको, पाथ में कौन सा था? बक्कल, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टोमक। तो अब ये कहाँ आएगा? स्टोमक में। तो प्यारे बच्चों हेडिंग लगा लो, स्टोमच। यहाँ पे इसोफेगस में यानी कि ग्रसिका में ऐसे कोई खास काम नहीं होता है। तो हमने कहाँ कहाँ देख लिया है, ध्यान से देखना। हम अपने क्रॉस करते करते चलेंगे कि भाई ये क्रॉस कर लिया, ये क्रॉस कर लिया और ये क्रॉस कर लिया। तो हमने क्या क्रॉस कर लिया है? बक्कल कैविटी को क्रॉस कर लिया है, फेरिंग्स को क्रॉस कर लिया है, इसोफेगस को क्रॉस कर लिया है। अब हम किस में जा रहे हैं? स्टोमच में। स्टोमक में जा रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? स्टोमक की। और स्टोमक कौन सा शेप्ड है? जे शेप्ड है। तो कोई क्वेश्चन में पूछ ले, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम विच पार्ट इज जे शेप्ड? तो जे शेप्ड कौन सा है? स्टोमच। छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो अपने को हर बात पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टोमच की। मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ये मेरी क्या है? इसोफेगस आ रही है और कहाँ निकल रही है? अब पहली बात मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है? स्फिंक्टर है। मैं हर बात आपको याद दिलाते चलूंगा ताकि आपके ऑटोमेटिक फीड होता रहे माइंड में। यहाँ पे क्या है? स्फिंक्टर है। और इस स्फिंक्टर को मैं क्या कह रहा था? गैस्ट्रो इसोफेगल स्ट्रक्चर, यानी कि जठर ग्रसिका अवरोधनी। कौन सी अवरोधनी है ये? गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है ना। और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जठर ग्रसिका अवरोधनी, याद रखना। अब इस स्फिंक्टर का काम क्या है? ये क्या है? कंट्रोल करेगा कि कितना भोजन अपने को आगे भेजना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत बड़ा है, कितना ही डालते जाओ, कितना ही डालते जाओ। इसमें भी तो क्या है? इसका कोई वॉल्यूम लिमिट है ना। तो इसमें क्या है कि भोजन रहता है 4-5 घंटे, 4 to 5 आवर यहाँ पे स्पेंड करता है हमारा फूड। तो इस स्फिंक्टर के थ्रू पहले तो हमें पता चल गया कि ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अब इसके अंदर आ गया है फूड। अब इसमें क्या है कि 3 टाइप की क्या होती है? शेल होती है। यहाँ पे क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होती है? 3 टाइप की शेल होती है। तो ध्यान से देखना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जठर ग्रंथियां, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होती है? 3 टाइप की क्या होती है? सेल्स होती है। अब 3 टाइप की कौन सी सेल्स होती है? ध्यान से देखेंगे अपने यहाँ पे। पहली कौन सी होती है? जो श्लेष्मा यानी कि म्यूकस का सिक्रेट करती है, उसे मैं क्या कहूंगा? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका। और मैं इसको इंग्लिश में क्या कहूंगा? म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है ना।
ये क्या करेगी, म्यूकस का सिक्रेट करेगी। ध्यान से देख लो, ये सारा समझ आना चाहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपका मेरा नंबर दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है ना। अब अगली कौन सी है, चीफ सेल्स, जिसे मैं पेप्टिक सेल भी कह सकता हूं, या मैं इसे क्या कहता हूं, पेप्टिक। ये क्या करती है, HCl का सिक्रेट करती है, HCl का सिक्रेट करती है। ध्यान से देखो किसका सिक्रेट करती है, सोच लिया। तो चीफ सेल किसका सिक्रेट करती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रेट करती है। मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं। किसका सिक्रेट करती है ये, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। इसका सिक्रेट कर रही है। अब क्या है कि थर्ड जो सेल है ना, मैं वो आगे लिख रहा हूं, मेरे यहाँ स्पेस नहीं है। थर्ड सेल कौन सी है, पैराइटल। थर्ड कौन सी है, पैराइटल सेल। इसे मैं और क्या कह सकता हूं, वित्तीय कोशिकाएं। और इसे मैं क्या कहता हूं, ऑक्जेंटिक सेल। क्या कहता हूं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल कहेंगे इंग्लिश मीडियम वालों। ये क्या करते हैं कि विटामिन B12 का और HCl का सिक्रेट करते हैं। तो ध्यान से देखना, ये क्या सिक्रेट करते हैं, विटामिन B12 और HCl। सर HCl का तो समझ आ गया, कहीं ना कहीं डाइजेशन में रोल होगा, लेकिन विटामिन B12 का क्या रोल है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। विटामिन B12 क्या करता है, RBC को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, मैच्योर करता है। अब कैसे करता है, ये क्या करती है, B12 का, B12 कोबाल्टाइन का अवशोषण करता है, और कोबाल्टाइन क्या करता है, RBC को मैच्योर करता है। अगर RBC मैच्योर नहीं हो पाएगी किसी कारण से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, और ब्लड की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या मार जाएगा, लकवा हो जाएगा। तो जब भी लकवा पड़ता है किसी पेशेंट को, तो डॉक्टर उसे क्या दे सकता है, मिल्क। जितना ज़्यादा मिल्क दे सकते हो उतना ज़्यादा मिल्क दो, क्योंकि उसमें ही सबसे ज़्यादा विटामिन B12 होता है। अब बात कर ली है हमने तीनों। अब थोड़ा आगे देखते हैं, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। तीनों सेल्स लिख लेना गैस्ट्रिक ग्लैंड में। अब मैंने बताया आपको कि जो पैराइटल सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है, ये HCl का सिक्रेट करती है। इसका मतलब ये है कि स्टोमक में जो एंजाइम आएंगे, एंजाइम से वर्क होगा फूड पे, उनको एसिडिक मीडियम चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एसिडिक मीडियम चाहिए होगा। अब आप कहोगे सर ये HCl है, ये उसकी वॉल को खराब तो नहीं करेगा, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो मैंने पहले बताया था आपको, कौन सी, म्यूकस नेक सेल्स, यानी कि म्यूकस ग्रीवा कोशिकाएं हैं, वो म्यूकोसा का क्या है, म्यूकस का स्त्राव करती है, ठीक है ना। अब वो क्या करती है कि ये जो हमारा स्टोमक है, इसके चारों तरफ क्या एक परत बना लेती है, लेयर बना लेती है। इससे क्या है कि ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या है, बचाव मिलता है उसको, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन की बात की थी अपने, किससे सिक्रेट हो रहा था, पेप्टिक सेल से। पेप्टिक सेल से प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट हो रहा था। अब जिसके भी आगे प्रो आता है या जिसके पीछे एज आता है, वो क्या है, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, यानी कि उनको एक्टिव करना पड़ेगा, ऐसे ही तो डाइजेशन होगा नहीं, तो उसको क्या करना है, एक्टिव करना है।
तो एक्टिव करने के लिए इसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। और ये ऑक्जेंटिक सेल है, पैराइटल सेल है, ये HCl मीडियम देगी। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को जब एसिडिक मीडियम मिल गया तो ये किसमें बदल जाएगा, पेप्सिन में। किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब क्या है कि जो आने वाले सारे, जैसे अपने पैनक्रियाज से निकलेंगे और किससे निकलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम निकल रहे हैं उनको क्या करेगा, पेप्सिन एक्टिव करेगा बाकी सभी एंजाइम को। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, इतनी बात को समझ लेना। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और वरना फिर भी ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। हमने देख लिया है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथिया में 3 प्रकार की कोशिकाएं। पहली कौन सी है, म्यूकस ग्रीवा कोशिकाएं, म्यूकस नेक सेल्स। दूसरी कौन सी है, ऑक्जेंटिक सेल्स। और तीसरी कौन सी है, चीफ सेल्स। तीनों सेल्स की बात कर ली है हमने स्टोमक में। अब इसके आगे की बात हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सारी वीडियोस देखो, सारे बेसिक क्लियर करो, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू।